हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट को कवर किया था जिसका नाम था पावर शेयरिंग। उसके आपको क्वेश्चन आंसर भी दे दिए गए हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। इस चैप्टर में हम आगे का पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है आपका फेडरलिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है संघवाद। संघवाद का मतलब कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग या ज़्यादा पावर्स एक साथ इकट्ठी होती हैं, एक ग्रुप, एक यूनियन बनाती हैं। अब इसमें पढ़ेंगे क्या? देखिए, आप लोगों ने पिछले जो चैप्टर था उसमें जाना कि पावर शेयरिंग के दो टाइप थे। एक टाइप था वर्टिकल, दूसरा टाइप था हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल टाइप में आप लोगों ने देखा था कि मोस्टली 2 थे, कहीं कहीं पर 3 टायर भी थे कि एक यूनियन या सेंटर गवर्नमेंट थी, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट थी, और उसके नीचे थी डिस्ट्रिक्ट या रीजनल। ये आप लोगों ने देखी थी। मोटे मोटे 3 थे। हॉरिजॉन्टल में आप लोगों ने देखा था कि एक लेजिस्लेचर थी, दूसरी एग्जीक्यूटिव थी, तीसरी जुडिशरी थी। देखो, हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल इसलिए बोलते हैं कि ये तीनों एक ही लेवल पर काम करते हैं। ठीक है। और वर्टिकल के अंदर, इन द सेंस ऑफ अदर, वर्टिकल के अंदर क्या है कि सबसे बड़ा क्या है? पीएम। अगर इंडिया के अंदर देखूं, उससे नीचे क्या है? सीएम, और उससे नीचे डीएम। ये यूनियन या सेंटर पर है, ये स्टेट पर है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये सब चीज़ें करते क्या है? आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल भी देखा कि जज के लिए अलग से काम है, एग्जीक्यूटिव जिसमें मिनिस्टर वगैरह आते हैं उनके लिए अलग से काम है, और लेजिस्लेचर जिसमें आपके विधायक और सांसद वगैरह आते हैं उनके लिए अलग से काम है। इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? इन सब चीज़ों का एक ही मीनिंग है, पावर शेयरिंग। मतलब कि जो काम है उसको उनकी पोस्ट, उनके रुतबे या उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। पीएम के अपने सर्टेन काम है, सीएम के अपने हैं, डीएम के अपने हैं। ठीक है। इनको कुछ कुछ फ्रीडम भी दी गई है कि ये अपने स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको इंडिया में अगर देखा जाए तो 3 लिस्ट भी हैं। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट की लिस्ट है, और तीसरी है कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मीडिया हो गया, इस तरह के, कि उसके लिए जो भी नियम कानून बनाए गए वो पीएम या सांसद जो है वो बनाएंगे। स्टेट लिस्ट के अंदर भी एग्रीकल्चर, पुलिस वगैरह डिपार्टमेंट, ये जो है, इनके लिए क्या बनेगा? इनके लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाएंगे वो बनाएंगे विधायक, जो आपके स्टेट के अंदर होते हैं। तीसरी है कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट ये होती है जो सब्जेक्ट इसमें नहीं आए, जो इसमें नहीं आए, बचे कुचे को कनकरेंट लिस्ट में डाल देते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको समवर्ती सूची। तो इसमें जो ये जहाँ से जो सब्जेक्ट इसमें नहीं आते वो बचे कुचे कनकरेंट लिस्ट में आते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने एक बात और पिछली वीडियो में देखी थी कि कुछ ऑटोनोमस रीजन थे, जैसे कि नागा हिल्स काउंसिल जो नागालैंड के एक स्पेसिफिक रीजन है, वहाँ के लिए कानून वगैरह बनाती है। ऐसी मणिपुरी हिल्स काउंसिल थी। ठीक है। दार्जिलिंग के लिए अलग से थी। ये नॉर्थ ईस्ट में हो गए। इस तरह बोडोलैंड के लिए थी। इस तरह कुछ काउंसिल थी जिनका हेड थे वो या तो गवर्नर थे, राज्यपाल, या फिर वहाँ के ही जो लोकल गवर्नमेंट थी। लोकल गवर्नमेंट में कौन आते हैं? जो आपका म्यूनसिपाल्टी और पंचायत होती है, ये सब चीज़ें। ठीक है। वो उन लोगों को हेड कर रहे थे, ऑटोनॉमी दी गई थी। तो आज इस चैप्टर में इन्हीं फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह की अब हाँ, बात चल रही थी बेटा फेडरलिज्म पर। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब हम कुछ चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उनको एक ग्रुप के अंदर कंबाइन करते हैं, इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है। या तो ये क्या है? ये 2 टाइप से हो सकता है। एक तो ये है कि एक मेरे पास इतना बड़ा एरिया है और मैंने इसको छोटा छोटा डिवाइड कर दिया, ठीक है, और सबको अपना अपना ऑटोनॉमी देता चला गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट डिवाइड कर दिए। एक टाइप तो ये है। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इटली और जर्मनी के अंदर हुआ था। उसमें क्या था कि अलग अलग छोटे छोटे बहुत से जगह थी, स्टेट थे, राज्य थे, उन लोगों को एक लीडर ने एक साथ कंबाइन कर दिया
और उसका एक नाम दे दिया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगर आप इंडिया के अंदर भी देखो तो इंडिया के अंदर क्या था, जब इंडिया को आज़ादी मिली, कब मिली थी, कब मिली थी आज़ादी, 1947 में। तो उस टाइम क्या था कि लगभग 552 देसी रियासतें थीं। रियासतें मीन्स मतलब क्या है कि उस टाइम 552, अगर मैं इसको ले लेता हूँ, ये है आपके इंडिया का मैप, ठीक है, एज्यूम करना। तो ये जो पूरा इंडिया था ये लगभग 562, कहीं पे 62 भी है, कुछ 52 भी है, ठीक है। तो 562 ही बोलो आप, क्योंकि आप उन 10 रियासतों को भी ले सकते हो। तो 562 छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटा हुआ था। अभी कितने हैं, 29 + 7, यही तो है। उस टाइम 562 में था। जैसे कि यहाँ पर हैदराबाद की रियासत थी, यहाँ पर भोपाल की थी, इस गुजरात की तरफ जूनागढ़ की रियासत थी, ऊपर कश्मीर की रियासत थी, इधर अवध था, आगरा था, यहाँ पर क्या था, जोधपुर की रियासत थी। इस तरह की 562 रियासत थी। जो उस समय के होम मिनिस्टर भी बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। वीपी पटेल जो थे, वल्लभ भाई पटेल जो ये नाम है। तो उन्होंने सभी रियासतों के नवाब था, राजा था, या जो भी उनका रूलर था, उनके घर पर गए, जाकर चाय समोसे खाए, सब लोगों से बातचीत करी। बातचीत करने के बाद उनसे एक लेटर पर साइन करे, एनेक्सेशन का लेटर था कि अब से जो है ये रियासत भारत का अंग होगी, इस तरह की एक लेटर था। उस लेटर पर साइन कराए गए। फिर भी 2-3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने बाद तक भी साइन नहीं किया था। उसमें एक कश्मीर थी जहाँ के राजा हरि सिंह थे, ठीक है। एक थी हैदराबाद की, यहाँ पर एक निजाम थे। हैदराबाद को फिर पुलिस अटैक किया गया, कार्रवाई की गई, तब जो है इसको मिलाया गया। कश्मीर को आप लोगों ने देखा कि कश्मीर को जब मिलाया गया, जब पाकिस्तान की तरफ से इस पर अटैक हुआ, तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद के लिए डिमांड रखी, तो जब इसको मिलाया गया। ऐसी जूनागढ़ थी, जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान चला गया, जब कार्रवाई हुई तो फिर जूनागढ़ को मिला लिया गया। इस तरह की बातें वो अलग बातें पढ़ेंगे जब यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का पढ़ेंगे जब। अब बात चल रही थी आपकी फेडरलिज्म पर। फेडरलिज्म का मतलब ही क्या है कि हम जो है पावर्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि क्या है कि एक यूनियन या ऑटोनॉमी वाली बात, ऑटोनॉमी देते हैं छोटे छोटे रीजन्स को, ताकि कोई एक यूनिटरी सिस्टम ना डेवलप हो, किसी एक आदमी के हाथ में सारी पावर्स ना हो, ठीक है। इस तरह का फेडरलिज्म होता है। तो अभी आप लोगों ने जाना फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, देखो फेडरलिज्म की डेफिनेशन है, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which powers is divided between central authority and various constituent unit। मतलब क्या है कि तो सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि कहीं यूनियन भी हो सकती है, कहीं पर राजा हो सकता है। उसके अलावा दूसरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी अपने चाचा को भेज दी, ताऊ को भेज दी, या किसी अपने भाई को अथॉरिटी दे दी, नहीं, जो भी आपको अथॉरिटी देनी है वे होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका लिखा होना चाहिए कि क्या अथॉरिटी बनेगी और उसके क्या दायित्व हैं, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं। क्लियर। तो जैसे कि आपने अगर स्टेट को दी है तो स्टेट डिफाइन है संविधान के अंदर, आपने डिस्ट्रिक्ट को दिए हैं तो डिस्ट्रिक्ट भी डिफाइन है कि एक डिस्ट्रिक्ट होगा, उसका एक डीएम होगा, इसके लिए मेयर होगा, ये वगैरह वगैरह जो भी थिंग्स है, ठीक है। इस तरह की बातें। अब हम अपनी पुरानी उन्हीं 2 बातों को दोहराएंगे जो हमने श्रीलंका और उसमें देखी थी। उसमें क्या था, आप लोगों ने देखा कि जो बेल्जियम था, बेल्जियम के अंदर 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। जो वहाँ का संविधान था उसको अमेंडमेंट किया गया, उसके अंदर कुछ जो भी थे संशोधन किया गया, ठीक है। और क्या दिया गया, जो पावर्स थी और रीजनल अथॉरिटी को दी गई कि कुछ स्टेट के सेंटर के पास रहेंगी, कुछ स्टेट के पास रहेंगी। इवन उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी करके बनाई थी कि जो कम्युनिटी के लिए रूल रेगुलेशन बनाएगी। लेकिन उधर क्या था, श्रीलंका के अंदर ऐसा नहीं था। आप लोगों ने देखा कि बाद में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर तक पहुंच गया। तो इसी बात को यहाँ पर करेंगे डिसाइड। अब एक मिनट बेटा,
बेटा यहाँ पे एक बात का और जिक्र किया गया कि जब बेल्जियम की शुरुआत में शुरुआत में जो गवर्नमेंट बनी थी, रीजनल गवर्नमेंट को आप डिनोट कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। तो जब रीजनल गवर्नमेंट बनी थी तो वहाँ उस गवर्नमेंट को बाकी चीज़ों पर तो राइट था, मीन्स कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चलाना है, लेकिन उसको अपना जो लॉ बनाने हैं, लॉ का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, उसके लिए इतने राइट नहीं थे। तो आगे चलकर एक और अमेंडमेंट हुआ 1993 में, ठीक है। और उसमें क्या है, उसको ये भी डिपेंडेंसी उसकी ये भी ख़त्म कर दी गई। अब वो अपने रीजन के लिए अलग से कानून बना सकता था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या था बेटा, अब देखते हैं फेडरल सिस्टम के वो, यानी कि इसमें आपने देखा कि जो यूनिटरी था, यानी लॉ, अब जो था लॉ पहले कौन बना रहा था, सेंटर, लेकिन अब लॉ कौन बना सकता है, जो रीजन्स थे, जो स्टेट थे वो भी। तो इसी चीज़ को क्या बोला गया, इसी चीज़ को बोला गया कि वो यूनिटरी से फेडरल बन गया, ठीक है। अब देखेंगे बेटा कि फेडरल सिस्टम के क्या क्या हैं, किस तरह का फेडरल सिस्टम होता है। अब देखो बात क्या है कि फेडरल सिस्टम आपने देखा कि डिवाइडेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है, किनके बीच में, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, क्लियर। इसमें क्या होता है, एक होती है आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो कानून बनाती है पूरी कंट्री के लिए, ठीक है। दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो अपने स्टेट गवर्नमेंट STAT वो अपने रीजन के लिए बनाती है। जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि यूपी की गवर्नमेंट है वो कानून बना दे कि MP के लिए ये काम होगा, पर MP के शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे, क्लियर। अगर सब चीज़ योगी बताएंगे तो इस तरह की। या दूसरी बात है कि जो चीज़, जैसा अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो आप लोगों ने देखा कि गाजियाबाद के जो DM है फिलहाल अजय शंकर पांडे, उन्होंने गाजियाबाद के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर बता दिया कि लॉकडाउन इतने दिन तक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब तो है नहीं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी में लॉकडाउन बढ़ गया। इसी को बोलते हैं बेटा ऑटोनॉमी, वो अपने रीजन के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। स्टेट में जैसे योगी कर सकते हैं पूरे स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो कर सकता है, ठीक है। और जो सेंटर है, जो फिलहाल मोदी जी हैं, वो पूरे इंडिया के लिए कर सकते हैं, जैसे लॉकडाउन के लिए बोला कि पूरे भारत में लॉकडाउन ये रहेगा वो रहेगा, इस तरह की बातें, ठीक है। तो बेटा इस तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो पूरी एंटायर कंट्री के लिए बनाएगी, लेकिन एंटायर कंट्री के लिए उसके पास कुछ ही सब्जेक्ट होंगे, ये बात मानते हो। अगर वो सभी सब्जेक्ट यानी कि सभी चीज़ें रखेगी कि जिस पर वो कानून बना सकती है तो फिर तो बनेगा नहीं, फिर स्टेट क्या करेगा। तो एक गवर्नमेंट होती है हमारी एंटायर कंट्री के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। ये बात चल रही है फेडरल सिस्टम में कि फेडरल सिस्टम होता कैसा है। तो एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंदर जो काम करती है पूरे देश के लिए, उसके पास होते हैं कुछ ही सब्जेक्ट, ठीक है, जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, यानी कि जिनको कॉमनली डिवाइड किया जा सकता है। दूसरी होती है प्रोविंस या स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास क्या होता है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, मीन्स रोज़ की ज़िंदगी में, जैसे कि पुलिस क्या करना है या टैक्स वगैरह छोटा मोटा, जो स्टेट वाला टैक्स है, सेंट्रल टैक्स नहीं, ठीक है, इस तरह के उन पर उसका भी होता है, जैसे कि एजुकेशन पर बना दिया, क्लियर, इस तरह की बातें, तो उस पर बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको बोलते हैं बेटा 2 टायर। एक टायर हो गया आपका टायर 1 जो है वो हो गया आपका सेंटर, ठीक है, या यूनियन जिसको बोलते हैं। दूसरा टायर क्या है, दूसरा टायर है स्टेट या प्रोविंस, दोनों एक ही बात है, स्टेट बोल दो या प्रोविंस। लेकिन अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ है, 1992 दिसंबर में। इसके अंदर तीसरे टायर को भी इंक्लूड किया गया, टायर टायर 3, जिसका मतलब क्या था, पंचायत और म्युनिसिपालिटी, ठीक है। म्युनिसिपालिटी यानी कि जो आप समझते हो, पंचायत कहाँ करेगी, रूरल एरिया में काम करेगी, ग्रामीण इलाकों में, और म्युनिसिपालिटी कहाँ काम करेगी, जहाँ पर अर्बन एरिया है, ठीक है। अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे, क्लियर बेटा, ठीक है।